कल्पना कीजिए कि एक देश अपने एक पड़ोसी के साथ व्यापार को पूरी तरह से जीरो कर देता है, मतलब एकदम शून्य, क्योंकि वहां से लगातार आतंकवाद का खतरा बना हुआ है। जो कि बहुत लॉजिकल भी लगता है। हाँ बिल्कुल, देखने में तो ये बहुत सीधा सा फैसला लगता है ना। लेकिन उसी समय वही देश अपने दूसरे पड़ोसी के साथ, जिसके साथ अभी अभी एक हिंसक सीमा विवाद हुआ हो, उसके साथ 126 बिलियन डॉलर का मतलब रिकॉर्ड तोड़ व्यापार कर रहा है। कागज पर देखें तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। देखिए, बाहर से देखने पर यह निश्चित रूप से एक विरोधाभास ही लगता है, लेकिन असल में ना ये आधुनिक कूटनीति का वो ग्रे एरिया है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी फैसला सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं लिया जा सकता। और यही आज के हमारे इस डीप डाइव का मुख्य बिंदु है। आज हम भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के एक बहुत ही विस्तृत साक्षात्कार पर आधारित तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं। जी बिल्कुल। हमारा लक्ष्य बस ये डिकोड करना है कि कैसे भारत आज इन बड़ी महाशक्तियों के बीच एक जटिल संतुलन बना रहा है, कैसे वो कर्ज के जाल, जिसे हम डेट ट्रैप कहते हैं, उसका एक नया विकल्प तैयार कर रहा है, और कैसे वो पुराना अमेरिकन ड्रीम अब एक उभरते हुए इंडियन ड्रीम में बदल रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। हाँ। मगर आगे बढ़ने से पहले एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। इस चर्चा का उद्देश्य किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करना नहीं है। हम सिर्फ कूटनीतिक फैसलों के पीछे के असली तंत्र और आर्थिक यथार्थ का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहे हैं जो सोर्स मटेरियल में दिया गया है। बिल्कुल सही कहा। और ये जो ढांचा है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम रूस और यूक्रेन युद्ध के उदाहरण को देखते हैं तो विदेश नीति की ये जटिलता एकदम खुलकर सामने आ जाती है। पश्चिमी देशों का तो बहुत दबाव था ना उस समय, बहुत ज्यादा। युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों का भारी दबाव था कि भारत रूस से तेल की खरीद तुरंत बंद कर दे। और जब भारत ने ऐसा करने से इनकार किया तो इसे अक्सर एक बहुत ही संकीर्ण और स्वार्थी कदम के रूप में पेश किया गया। लेकिन अगर हम इसके पीछे के अर्थशास्त्र को देखें, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किसी शतरंज के खेल की तरह है ना, जहां सिर्फ सामने वाले मोहरे पर नहीं बल्कि पूरे बोर्ड पर नजर रखनी होती है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। तो अगर भारत, जो कि दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं में से एक है, वो अचानक रूस से तेल लेना बंद कर देता तो उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए खाड़ी देशों की तरफ यानी गल्फ मार्केट जाना पड़ता। हाँ, और यूरोप तो पहले से ही गल्फ मार्केट पर निर्भर हो चुका था ना। वही तो क्या होता फिर? यही वो मैकेनिज्म है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, अगर यूरोप और भारत दोनों इतने बड़े मार्केट एक ही जगह से तेल की मांग करने लगते तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह से चरमरा जाती। मांग अचानक इतनी बढ़ जाती कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती। अच्छा, तो मतलब भारत ने रूस से तेल खरीद कर सिर्फ अपना फायदा नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। भारत ने असल में वैश्विक ऊर्जा बाजार को एक बहुत बड़े झटके से बचाया है। ये केवल अपनी इकोनॉमी को बचाने का कदम नहीं था, इसने दुनिया भर में एक भयंकर महंगाई के तूफान को रोकने का काम किया। ये तर्क तो समझ में आता है, लेकिन अब मैं उस 126 बिलियन डॉलर वाले विरोधाभास पर वापस आना चाहती हूँ। अगर ऊर्जा संकट एक तात्कालिक कारण था तो चीन के साथ इतनी गहरी आर्थिक निर्भरता क्यों है? मतलब सीमा पर इतना तनाव है, फिर भी व्यापार के आंकड़े कम क्यों नहीं हो रहे? तो इसका कारण यह है कि कूटनीति कोई स्विच नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से ऑन या ऑफ कर सकें। मतलब पिछले 30-40 सालों में चीन ने जानबूझकर खुद को दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित किया है। दुनिया की फैक्ट्री बन गया है वो। बिल्कुल। आज वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 30% हिस्सा चीन से आता है। इस ढांचे को समझने के लिए ना हमें दवा उद्योग यानी फार्मा सेक्टर का उदाहरण लेना चाहिए, वो सबसे सटीक बैठेगा। हाँ, और कोविड के दौरान हमने देखा भी कि भारतीय फार्मा उद्योग ने दुनिया भर में दवाइयों की सप्लाई की थी। बिल्कुल की थी। लेकिन उन जीवन रक्षक दवाइयों को बनाने के लिए जो मुख्य कच्चा माल चाहिए होता है, जिसे हम API यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहते हैं, वो कहाँ से आता है? वो चीन से आता है। ओहो, मतलब बेस वहीं से आ रहा है। हाँ, 1990 के दशक में भारत API निर्माण में बहुत मजबूत था, लेकिन चीन ने क्या किया? उन्होंने राज्य की सब्सिडी और पर्यावरण नियमों में ढील देकर इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया कि मार्केट में कीमतें एकदम गिरा दी। डंपिंग कर दी एक तरह से। बिल्कुल। भारतीय घरेलू उद्योग उस कीमत का मुकाबला ही नहीं कर पाया और हम पूरी तरह से चीन पर निर्भर हो गए। तो ये बात साफ होती है कि अगर आज भारत को अपनी दवा आपूर्ति सुचारू रखनी है तो उसे चीन से कच्चा माल खरीदना ही पड़ेगा। मजबूरी है।
मतलब ये किसी हवाई जहाज के उड़ते समय उसका इंजन बदलने जैसा है। आप अचानक से एक झटके में 40 साल पुरानी सप्लाई चेन को खत्म नहीं कर सकते। सही कहा आपने। जब हम मेक इन इंडिया या सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे आज भारत में एप्पल के फोन असेंबल हो रहे हैं, तो ये उस दिशा में पहला कदम है। लेकिन ये एक दशक लंबी प्रक्रिया है। रातों रात आयात बंद करने का मतलब होगा अपने ही उद्योगों को पूरी तरह ठप कर देना। बिल्कुल। लेकिन अगर चीन पर से निर्भरता कम करना भारत जैसी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए इतना मुश्किल है, तो ये सोचने वाली बात है कि छोटे और विकासशील देशों की स्थिति क्या होगी। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और यहीं से ये पूरी चर्चा ग्लोबल साउथ और बुनियादी ढांचे के विकास की तरफ मुड़ती है। मैं यहाँ एक सवाल उठाना चाहूंगी। जी, बताइए। मान लीजिए कोई छोटा अफ्रीकी या एशियाई देश है जिसे एक नए बंदरगाह या हाईवे की जरूरत है। अब चीन आता है, बहुत सारा पैसा टेबल पर रखता है और कहता है कि हम ये प्रोजेक्ट 1 साल में पूरा कर देंगे। ऐसे में कोई भी विकासशील देश चीन के उस भारी भरकम ऑफर को छोड़कर भारत की तरफ क्यों देखेगा? मतलब भारत की प्रक्रिया शायद थोड़ी धीमी हो सकती हो। देखिए, ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, पर इसका जवाब इस बात में छिपा है कि चीन का ये जो कर्ज देने का मॉडल है, जिसे हम डेट ट्रैप कहते हैं, ये असल में काम कैसे करता है। ये कोई साधारण लोन नहीं है। तो फिर क्या है ये? ये क्लोज्ड लूप यानी बंद घेरे वाला आर्थिक तंत्र है। मतलब चीन जब किसी देश को बुनियादी ढांचे के लिए कर्ज देता है, तो उसकी शर्त होती है कि प्रोजेक्ट का ठेका चीनी कंपनियों को ही मिलेगा। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, वे निर्माण के लिए अपना खुद का चीनी मजदूर और इंजीनियर लेकर आते हैं। अरे बाप रे। इसका मतलब है कि उस विशाल कर्ज का पैसा उस छोटे देश की स्थानीय अर्थव्यवस्था में कभी प्रवेश ही नहीं करता। बिल्कुल सटीक विश्लेषण है आपका। जब स्थानीय लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता, तो स्थानीय बाजार में मांग नहीं बढ़ती, देश के भीतर कोई आर्थिक गति पैदा नहीं होती जिससे भविष्य में वो कर्ज चुकाया जा सके। जैसे श्रीलंका का उदाहरण ले लें। बिल्कुल। जब श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट उम्मीद के मुताबिक राजस्व नहीं कमा पाया, तो श्रीलंका कर्ज चुकाने में फेल हो गया और अंततः चीन ने उस संपत्ति पर रणनीतिक कब्जा कर लिया। ये एक क्लासिक कर्ज का जाल है। ये तो एक तरह से उन शिकारी लोन या प्रेडेटरी लेंडिंग की तरह है ना, जहाँ शर्तें जानबूझकर ऐसी रखी जाती हैं कि लोन लेने वाला कभी उसे चुका ही न पाए। एकदम सही। तो इसके विपरीत भारत का मॉडल किस तरह से काम कर रहा है? भारत का मॉडल ना एक वेंचर कैपिटल निवेश की तरह है, जो स्थानीय क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। मतलब लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग। उदाहरण के लिए भारत तंजानिया में जो जल परियोजनाएं चला रहा है, वो भारतीय इंजीनियरों द्वारा वहां के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित करके पूरी की जा रही हैं। अच्छा, मतलब वो खुद काम करना सिखा रहे हैं। हाँ। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, जंजीबार में आईआईटी मद्रास का जो नया कैंपस खुला है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य वहां के युवाओं को तकनीकी रूप से इतना सक्षम बनाना है कि वो अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद संभाल सकें। यानी ये सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा खड़ा करने के बारे में नहीं है, ये मानव संसाधन तैयार करने के बारे में है। बिल्कुल। और विकासशील देश भारत पर भरोसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत अपने खुद के घरेलू ढांचे में क्या बदलाव ला रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हाँ, मैंने भी सुना है इसके बारे में काफी। आपको याद होगा, जब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भारत का दौरा किया था, तो वो यहाँ की डिजिटल गवर्नेंस देखकर हैरान रह गए थे। ये एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु है। मतलब एक समय था जब भारत में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया किसी डरावने सपने की तरह थी। महीनों लग जाते थे। बिल्कुल महीनों लग जाते थे और बिचौलियों के बिना काम होना लगभग असंभव था। लेकिन आज वही प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है। बैकग्राउंड चेक से लेकर अपॉइंटमेंट तक सब कुछ डेटाबेस के जरिए कुछ ही हफ्तों में बिना किसी भ्रष्टाचार के पूरा हो जाता है। और यही वो पारदर्शी मॉडल है जो भारत दुनिया को ऑफर कर रहा है। इसके अलावा विदेश नीति में भारत का नेबरहुड फर्स्ट दृष्टिकोण भी बहुत अहम है। पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देना। लेकिन मालदीव जैसे पड़ोसी देशों के साथ तो हाल ही में काफी तनाव देखा गया है ना? देखिए, कूटनीति का एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी होता है। अक्सर जब छोटे देशों में घरेलू राजनीतिक संकट आते हैं, तो वहां के नेता अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए अपने बड़े पड़ोसी देश को निशाना बनाते हैं। तो ऐसे माहौल में जब कोई पड़ोसी देश भारत के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहा हो, तो भारत को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? यहीं पर नॉन रेसिप्रोकल नीति काम आती है। मतलब बिना वापसी की उम्मीद के। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत अपने आकार और अपनी आर्थिक क्षमता को देखते हुए हर बात पर बराबरी का सौदा नहीं करता।
भारत अक्सर बिना किसी तत्काल वापसी की उम्मीद के आगे बढ़कर मदद करता है, चाहे वो आपदा राहत हो या वैक्सीन की सप्लाई हो। पर क्या इसे कमजोरी नहीं माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने की एक रणनीतिक चाल है कि पड़ोसी देश किसी बड़ी बाहरी शक्ति के प्रभाव में आकर पूरी तरह से अस्थिर न हो जाएं। ये क्षेत्रीय स्थिरता में एक लंबा निवेश है। तिक परिपक्वता को दर्शाता है। लेकिन जब किसी देश का डिजिटल और भौतिक ढांचा इतना मजबूत हो जाता है तो उसके नागरिक भी स्वाभाविक रूप से व्यापार और शिक्षा के लिए दुनिया भर में फैलने लगते हैं। बिल्कुल, डायस्पोरा बढ़ता है। और जब लोग सीमाओं के पार जाते हैं तो दो बड़े मुद्दे सामने आते हैं। एक तो वीजा प्रक्रिया और दूसरा प्रवासियों की सुरक्षा। और यहीं पर पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड और कूटनीतिक पाखंड की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाती है। सच में ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं वे वाकई परेशान करने वाली हैं। मतलब यूके में भारतीय उच्चायोग के बाहर इतने उग्र प्रदर्शन हुए, स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया और भारतीय झंडे को उतारने की कोशिश की गई। जी, बहुत ही निंदनीय था वो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि इन हिंसक घटनाओं को रोकने के बजाय वहाँ की सरकारें फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तर्क क्यों देने लगती हैं? क्या ये तर्क कट्टरपंथ को पालने के लिए एक ढाल बन गया है? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और इसका कानूनी और कूटनीतिक तंत्र समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक स्पष्ट दायरा होता है। जब कोई भीड़ किसी दूतावास पर हमला करती है या किसी देश के राजनयिकों को खुलेआम धमकियां देती है, तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। तो वो क्या है? वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस यानी हिंसा भड़काने की श्रेणी में आता है। भारत ने इन देशों को स्पष्ट कर दिया है कि वियना कन्वेंशन के तहत राजनयिकों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। ये तो सीधा सा तर्क है कि अगर कल को नई दिल्ली में किसी पश्चिमी देश के दूतावास के साथ ऐसा बर्ताव हो तो वो इसे कभी भी अभिव्यक्ति की आज़ादी का नाम नहीं देंगे। कभी नहीं देंगे। और कूटनीति में इस तरह की अनदेखी के बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। जब भारत ने कड़ा रुख अपनाया और ये स्पष्ट किया कि इस चरमपंथ को नजरअंदाज करने से द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक संबंध सीधे प्रभावित होंगे, तब जाकर उन विदेशी सरकारों ने सुरक्षा कड़ी की। मतलब प्रवासियों की सुरक्षा अब भारत की विदेश नीति का एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा बन चुकी है। बिल्कुल, इस पर कोई समझौता नहीं होगा। और जब हम नागरिकों के मूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो अमेरिकी वीजा का वो चौंकाने वाला विरोधाभास भी सामने आता है। विदेश मंत्री ने खुद अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि कुछ साल पहले अमेरिकी वीजा 15 दिनों में प्रोसेस हो जाता था। हाँ, और आज की स्थिति देखिए। वही तो, आज स्थिति यह है कि वीजा रिन्यूअल के लिए भी 6 से 7 महीने का वेटिंग पीरियड है। ये कैसे संभव है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश एक वीजा प्रोसेस करने में इतना संघर्ष कर रहा है? ये प्रणालीगत अक्षमता यानी सिस्टमिक इनएफिशिएंसी का एक क्लासिक उदाहरण है। पश्चिमी देश अभी भी पुरानी विरासत वाली आईटी प्रणालियों और भारी ब्यूरोक्रेसी पर निर्भर हैं। वे हर आवेदन के लिए मैनुअल जांच और व्यक्तिगत इंटरव्यू पर जोर देते हैं। इसके विपरीत जरा भारत का ई वीजा सिस्टम देखिए। वहाँ अलग अलग डिजिटल डेटाबेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, सिस्टम अपने आप बैकग्राउंड चेक करता है और कुछ ही दिनों में वीजा जारी हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। मतलब तथाकथित विकासशील देश डिजिटल गवर्नेंस के मामले में विकसित देशों को बहुत पीछे छोड़ रहा है। बिल्कुल छोड़ रहा है। और ये स्थिति सिर्फ छात्रों या पर्यटकों के लिए निराशाजनक नहीं है, बल्कि व्यापार और तकनीक के आदान प्रदान में एक बहुत बड़ी बाधा बन रही है। बिल्कुल, इसीलिए भारत लगातार अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि वे अपनी क्षमता बढ़ाएं। भारत में बेंगलोर और अहमदाबाद जैसे टेक हब में जो नए अमेरिकी वाणिज्य दूतावास खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई है, वो इसी दबाव का परिणाम है, ताकि इस भारी बैकलॉग को खत्म किया जा सके। तो जब हम इस तरह से प्रणालियों की तुलना करते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि विचारों और उत्पादों का आदान प्रदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मतलब ग्लोबल मार्केट एक ऐसा बड़ा सुपरमार्केट है जहां आपको सिर्फ अपना सामान नहीं रखना है, बल्कि उसकी कहानी भी बेचनी है। बहुत खूब कहा। और निर्यात को लेकर भारत की नई रणनीति इसी दर्शन पर आधारित है। अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को मुख्य रूप से 3 प्रकार के बाजारों में बांटा जा सकता है। अच्छा, कौन कौन से? पहला है पश्चिमी बाजार, जैसे अमेरिका और यूरोप, जहां क्रय शक्ति बहुत अधिक है, पैसा बहुत है। लेकिन ये बाजार संतृप्त यानी सैचुरेटेड है और वहां प्रवेश पाना थोड़ा मुश्किल है। दूसरा है नए बाजार, जैसे लैटिन अमेरिका और अफ्रीका। लैटिन अमेरिका के साथ $45 बिलियन का व्यापारिक आंकड़ा, ये तो काफी आश्चर्यजनक है। अक्सर हमारी चर्चाएं अमेरिका या चीन तक ही सीमित रह जाती हैं।
यही नई विदेश नीति का विस्तार है। हम अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। और तीसरा है कठिन बाजार यानी डिफिकल्ट मार्केट्स, जैसे चीन, जापान और कोरिया। ये कठिन क्यों है? क्योंकि इन देशों में व्यापारिक बाधाएं और स्थानीय प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि वहां बाहरी उत्पादों का टिकना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन भारत अब सिर्फ सस्ते उत्पाद नहीं बेच रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी पहलों ने इस पूरे खेल को बदल दिया है। हाँ, G20 सम्मेलनों में इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण देखने को मिला था। जी हाँ, जब विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को बनारस का तंचोई सिल्क या कश्मीर का पश्मीना दिया गया तो वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसके साथ उस क्षेत्र के कारीगरों, उसके इतिहास और उसकी सांस्कृतिक विरासत की पूरी कहानी जुड़ी थी। जब कोई उत्पाद अपनी सांस्कृतिक जड़ों के साथ वैश्विक मंच पर जाता है ना, तो उसकी ब्रांड वैल्यू और स्वीकार्यता पूरी तरह से बदल जाती है। ये कहानी कहने का एक शानदार तरीका है, लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा संशय है और मैं एक अलग नजरिया सामने रखना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। हम भारत की इस उभरती हुई वैश्विक छवि की बात कर रहे हैं, लेकिन हम अक्सर ये भी देखते हैं कि कई अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और सूचकांक जो ग्लोबल इंडिसेस होते हैं, वो प्रेस की स्वतंत्रता या लोकतांत्रिक मूल्यों के मामले में भारत की रैंकिंग लगातार गिरा रहे हैं। ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। तो अगर एक आम इंसान सोचे तो पश्चिम में बैठा कोई थिंक टैंक भारत के बारे में क्या लिखता है, उससे हमें क्या फर्क पड़ना चाहिए? ये रैंकिंग्स वास्तव में भारत को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये सूचना युद्ध यानी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तंत्र को उजागर करता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रैंकिंग्स केवल कुछ अकादमिक लेख नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। वो कैसे? जब कोई प्रमुख वैश्विक सूचकांक किसी देश की लोकतांत्रिक या संस्थागत रैंकिंग गिराता है, तो उसका सीधा असर उस देश के सॉवरेन रिस्क प्रीमियम पर पड़ता है। अच्छा, यानी इसका सीधा संबंध पैसों से है। 100%। जब रैंकिंग गिरती है तो वैश्विक निवेशकों और पेंशन फंड्स को लगता है कि वहां निवेश करना जोखिम भरा है। इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI उसकी लागत बढ़ जाती है और देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कर्ज लेना महंगा हो जाता है। तो ये एक तरह का आर्थिक हथियार हुआ? बिल्कुल। दशकों से एक वैश्विक अभिजात्य वर्ग, जिसे हम ग्लोबल एलीट कहते हैं, वो इन मीडिया संस्थानों और सूचकांकों को नियंत्रित करता आया है। जब भारत जैसी अर्थव्यवस्था उनके नैरेटिव के हिसाब से नहीं चलती और अपने स्वतंत्र फैसले लेती है, तो इन सूचकांकों को एक वित्तीय हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये तंत्र वाकई डराने वाला है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात जो सामने आती है वो ये है कि इस सूचना युद्ध में अक्सर देश के भीतर के ही कुछ लोग अनजाने में या जानबूझकर विदेशी नैरेटिव को मजबूत करने का काम करते हैं। हाँ, और ये सबसे दुखद हिस्सा है। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद होना बिल्कुल स्वाभाविक और स्वस्थ बात है। वो तो लोकतंत्र की पहचान है। बिल्कुल। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब अपनी घरेलू राजनीतिक लड़ाइयों को जीतने के लिए विदेशी मीडिया या विदेशी संस्थाओं को भारत की संप्रभुता और संस्थाओं पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। घर की बात बाहर ले जाना। हाँ, जब घर के लोग ही विदेशी रैंकिंग्स को प्रामाणिक मानकर उसे बढ़ावा देते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की विश्वसनीयता को कमजोर करता है और इसका सीधा आर्थिक नुकसान अंततः देश के ही नागरिकों को उठाना पड़ता है। ये एक बहुत ही गंभीर विश्लेषण है। इस पूरी चर्चा से जो तस्वीर उभर कर आती है वो एक बहुत बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रही है। ये सिर्फ GDP के आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि वैश्विक पदानुक्रम यानी ग्लोबल हायरार्की में भारत के नए स्थान के बारे में है। और जो आर्थिक अनुमान सामने आ रहे हैं ना, वे इस बदलाव की पूरी तरह पुष्टि करते हैं। जैसे कि सोर्स में बताए गए गोल्डमैन सैक्स के अनुमान। उनके अनुसार 2075 तक भारत $52.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। बाप रे, 52.5 ट्रिलियन! जी, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी। वहां प्रति व्यक्ति आय $10,000 के आंकड़े को पार कर जाने की उम्मीद है और 2047 तक $30 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, खासकर जब आप वर्तमान बुनियादी ढांचे के विकास की गति देखते हैं। तो मतलब दशकों से दुनिया भर के युवा जो एक अमेरिकन ड्रीम लेके बड़े होते थे, ये विश्वास कि अगर आप मेहनत करें तो अमेरिका में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, वो आकर्षण अब धीरे धीरे कम हो रहा है। जो आंकड़े और विकास की गति हम देख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से एक नए इंडियन ड्रीम की नींव रख रहा है। बिल्कुल। और इस नए इंडियन ड्रीम का सबसे बड़ा प्रतीक ना भारत का पासपोर्ट बन रहा है। पासपोर्ट?
वो कैसे? आमतौर पर हम सोचते हैं कि एक ताकतवर पासपोर्ट का मतलब यह है कि आपको कितने देशों में बिना वीजा के प्रवेश मिल जाता है, लेकिन ये एक बहुत ही सतही पैमाना है। तो आज की दुनिया में एक ताकतवर पासपोर्ट की असली परिभाषा क्या है? असली ताकत लॉजिस्टिक्स और कूटनीतिक वजन में है। जब सूडान में गृह युद्ध छिड़ जाता है या यूक्रेन में युद्ध के बीच हजारों भारतीय छात्र फंस जाते हैं, तो क्या उस देश की सरकार में इतनी क्षमता है कि वो युद्धग्रस्त क्षेत्र में घुसकर अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल सके? ओहो, ऑपरेशन गंगा की तरह। बिल्कुल। जब भारत सरकार ऑपरेशन गंगा या ऑपरेशन कावेरी जैसे अभियान चलाती है और अपने हर एक नागरिक को सुरक्षित वापस लाती है, तब उस पासपोर्ट का असली वजन पूरी दुनिया महसूस करती है। ये वास्तव में सुरक्षा और भरोसे का एक बेजोड़ उदाहरण है। जब कोई देश अपने नागरिकों के पीछे इस तरह मजबूती से खड़ा होता है, तो उसका वैश्विक प्रभाव अपने आप बढ़ जाता है। और भारत की ये यात्रा शायद सिर्फ एक आर्थिक महाशक्ति बनने तक सीमित नहीं रहेगी। इसका अंतिम चरण वो होगा जब दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान भारतीय विचारों और भारतीय मॉडल से निकलेगा। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। तो इस गहराई तक पहुंचने के बाद आज की चर्चा को समाप्त करने का समय आ गया है। लेकिन जाने से पहले इस पूरी कूटनीतिक शतरंज और सूचना युद्ध को देखते हुए ये सोचने वाली बात है, जी। अगर आज विदेशी निवेश, देशों की छवि और अंतर्राष्ट्रीय नीतियां सिर्फ नैरेटिव, रैंकिंग्स और मीडिया के हेरफेर से तय हो रही हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में महाशक्तियों के बीच अगला बड़ा टकराव टैंकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम, स्मार्टफोन की स्क्रीन और हमारी सोच को नियंत्रित करने वाले नैरेटिव के जरिए लड़ा जाएगा? ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि असली नियंत्रण आखिर है किसके हाथ में। इसी विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। स्रोत सामग्री का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार एक नए विषय की गहराइयों को खंगालने के लिए फिर मिलेंगे।